आईआईटी भुवनेश्वर का रिव्यूज तो इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, शिक्षा.com, कॉलेजदुनिया.com, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आईआईटी भुवनेश्वर का रिव्यू मिल जाएगा। बट यार, मैंने यूट्यूब पे देखा, उतना सेटिस्फैक्टरी रिव्यू आईआईटी भुवनेश्वर का मुझे नहीं मिला। और सेटिस्फैक्टरी इन द सेंस कि कॉलेज जाने से पहले मुझे क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या क्या ढूंढते हैं कॉलेज में, वो चीज़ नहीं मिला। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था ढूंढने का, इस ईयर भी ट्राई किया, बनाने से पहले वीडियो ट्राई किया, बट नहीं मिल पाया। और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा सारा डाउट्स क्लियर हो जाए और इसके बाद फिर आईआईटी भुवनेश्वर का रिव्यू देखने की जरूरत ना पड़े। तुम आईआईटी भुवनेश्वर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर दिख जाए, कैसा कॉलेज है, क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेंगे, एक्सेट्रा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। हाय गाइस, दिस इज आदित्य राज, अ सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यार, ये रहा तुम्हारा आईआईटी भुवनेश्वर का मेन गेट। इसके थ्रू तुम एंटर करोगे। यहाँ से जो पीछे दिख रहा है, यहाँ पे ये है एकेडमिक्स बिल्डिंग और यहाँ से रास्ता है एलबीसी वगैरह जाने का, तो बाद में बात करेंगे। ये रहा आईआईटी भुवनेश्वर का मेन गेट और इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू होगा। आईआईटी भुवनेश्वर का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट बिलीव मी कि इस वीडियो के बाद आईआईटी भुवनेश्वर एकदम मतलब सब चीज क्लिस्टर क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आईआईटी भुवनेश्वर है क्या, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। सो दिस इज द मेन गेट ऑफ द आईआईटी भुवनेश्वर। और आप बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आईआईटी भुवनेश्वर अगर जाना है तो जेईई एडवांस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या था डिफरेंट ब्रांचेस का, फिर कॉलेज का रैंकिंग कैसा है, फिर कॉलेज का कनेक्टिविटी कैसा है, अगर तुम्हें फ्लाइट के थ्रू जाना हो, ट्रेन के थ्रू जाना हो, तो कॉलेज का सिटी से कैसा कनेक्शन है। फिर फी पर सेमेस्टर बात करेंगे, फी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि फी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट बिलीव मी तुम्हें क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कि तुम किसी भी कैटेगरी से हो तुम्हें कितना लगेगा। दैट्स इट। तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहेगा। सो फी के बारे में भी क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हॉस्टल रूम कैसा है, मेस कैसा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगे, फेस्ट एंड सोसाइटीज क्या कौन कौन सा है, कैसा कैसा है, प्लेसमेंट स्टैट्स भी मिल जाएंगे, प्रोफेसर एंड सीनियर्स कैसे हैं, अलुमनाई कैसा है, माय पर्सनल व्यू इस कॉलेज के बारे में क्या है। तो सबसे पहले जेईई एडवांस ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बाद अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस का अगर देखें तो कंप्यूटर साइंस का था ओपनिंग रैंक 1 to 4 यार, मतलब टॉपर्स का ही सिर्फ है। 2088 क्लोजिंग रैंक था। जेंडर न्यूट्रल ओपन कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, अगर तुम फीमेल में हो तो फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी में 2951 से स्टार्ट हुआ था, 54509 पे क्लोज हुआ था। भाई बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है। अगर कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी हो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मिल जाएगा। और फिर दूसरे ब्रांचेस का भी देख सकते हो। अगर सिविल का, यहाँ सिविल का ओपनिंग अगर देखूं मैं, जनरल न्यूट्रल सब चीज ओपन करके 70544 से ओपन हुआ था, 9269 पे क्लोज हो गया था। तो इसी तरह से किसी ब्रांचेस का तुम देख सकते हो। मेन मैंने सीएस का बताया क्योंकि जनरली सबका फर्स्ट चॉइस सीएस में होता है। तो सीएस अगर चाहिए भाई तो तुम्हारा रैंक होना चाहिए 1000 से के आसपास से ओपन होता है और 2100-2200 के पास क्लोज हो जाता है। तो अगर इसके अंदर है तो सीएस आईआईटी भुवनेश्वर में जा सकते हो। अब बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर का कॉलेज का रैंक कैसा है, एनआईआरएफ रैंक कैसा है। तो यार एनआईआरएफ रैंक जो यहाँ पे है, ये रहा एनआईआरएफ रैंक एक कॉलेजेस का रैंक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीच का रैंक है। सो 2016 में 26 था, फिर 2017 में 18th हुआ, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। 2018 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, 2019 में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ और 2020 में भाई 22nd रैंक चला गया आईआईटी भुवनेश्वर का कॉलेज रैंक, एनआईआरएफ रैंक में। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी 27 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। हालांकि तुम्हें भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ट्रेन से जा रहे हो तो तुम डायरेक्ट यहाँ खुर्दा पहुंच सकते हो और खुर्दा से आराम से 6 किलोमीटर जाना है तो सीधे सीधे ऑटो मिल जाएगा। हालांकि ऑटो वगैरह जो भी चीज मिलना भुवनेश्वर जंक्शन से मिलेगा, एयरपोर्ट से मिलेगा और खुर्दा रेलवे स्टेशन से मिलेगा। सब चीज जाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट खुर्दा से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, 6 किलोमीटर नजदीक है, सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो मैं इसलिए भुवनेश्वर बताया क्योंकि खुर्दा तो किसी को पता भी नहीं होता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जनरली अगर तुम फर्स्ट टाइम जाओगे तो शायद तुम भुवनेश्वर को प्रेफर करो। हालांकि दिक्कत नहीं है, तुम खुर्दा से भी जा सकते हो, बट जनरली जैसे राजधानी या फिर शताब्दी एक्सप्रेस जो स्टेट्स के कैपिटल के बीच में चलते हैं तो शायद तुम्हें भुवनेश्वर जाना पड़े।
तो भुवनेश्वर से भी जा सकते हो, तो 27 किलोमीटर है, तो उससे आइडिया लगा सकते हो 40-50 मिनट का टाइम लगेगा। 40-50 मिनट का रेलवे स्टेशन से, उसी के आसपास एयरपोर्ट से लगेगा, और यहाँ खुर्दा से तो 10-20 मिनट्स के आसपास लगेगा। और वो तो हुई बात की तुम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर खुर्दा रेलवे स्टेशन जो भी हो उससे कॉलेज आने की। तो इसी बताया, अगर तुम्हें कॉलेज से जाना हो तीनों जगह पे कहीं भी, अगर तुम घर जा रहे हो छुट्टी में, तो तुम्हें हमेशा यहाँ से तो रिटर्न के लिए ऑटो ही मिलेगा, यहाँ स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से, हमेशा कॉलेज से ऑटो अवेलेबल रहेगा। अगर तुम चाहो तो अपने हॉस्टल रूम के पास बुलवा सकते हो, 50-60 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं तो तुम IIT भुवनेश्वर के मेन गेट पे जाओ और वहां से ऑटो पकड़ सकते हो। तो कनेक्टिविटी यार उतना अच्छा नहीं है सिटी से, इनफैक्ट किसी भी IITs का कनेक्टिविटी मेन सिटी में नहीं होता है, या कनेक्टिविटी सिटी से अच्छा नहीं होता है। बट यार क्या करोगे, कनेक्शन है। अगर मतलब तुम्हें IIT भुवनेश्वर घूमने जाना है तब तो फिर डेली भुवनेश्वर बस भी जाता है IIT कॉलेज से, तो भुवनेश्वर सिटी से IIT के लिए बस भी है, तुम बस से जा सकते हो। बस बात करते हैं कॉलेज का एरिया, कितना बड़ा एरिया है जहाँ तुम घूम सकते हो, टहल सकते हो। तो सबसे ऊपर आता है, अगर IITs में मैंने कंपेयर किया है तो IIT खड़गपुर सबसे ऊपर आता है 2100 एकर्स, बहुत बड़ा है, मतलब शहर ही मान लो छोटा सा। IIT वाराणसी 1300 एकर्स, IIT कानपुर 1100, IIT भुवनेश्वर 936। ये रहा अपना IIT भाई, आता है जाके ऊपर से 4th नंबर पे आता है अपना IIT भुवनेश्वर एरिया के मामले में। इसके बाद आता है IIT जोधपुर 952 एकर्स। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो फी स्ट्रक्चर मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस 2 मिनट ध्यान से सुनना, फी स्ट्रक्चर एकदम क्लियर कर दूंगा, बिलीव मी, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम बस ये पता करो तुम कौन सा कैटेगरी से हो, बस मुझे जो मतलब बताऊंगा सब चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तुम किसी भी कैटेगरी से हो, अगर एडमिशन लेते समय फर्स्ट तुम्हें कितना देने पड़ेंगे, 12,000। ये होंगे रिफंडेबल, ठीक है, ये तुम्हें देने पड़ेंगे। फिर जो सेकंड फी है ये वन टाइम फी है, लेट मी राइट इट वन सेकेंड। वन टाइम फी कितने हैं, 59,100, 59,000। फिर थर्ड है सेमेस्टर फी, कितना है, 106,500। फोर्थ है मेडिकल इंश्योरेंस 168। अच्छे से मैं सबका समझाता हूँ, सबके बारे में क्या क्या है। हॉस्टल चार्ज एंड मेस चार्ज मिलाकर अगर टोटल में बात करूँ तो कितना 22,500 के आसपास आता है। इसको हटा दो, ये चीज़ क्लियर क्रिस्टल है। हाँ, आप समझते हैं फी कैसा लगेगा। जब तुम शुरू में जाओगे जब IIT भुवनेश्वर में जब एडमिशन ले रहे होगे, उस समय तुम्हें ये देना पड़ेगा 12,000 प्लस 5,900 प्लस फर्स्ट सेमेस्टर का फी प्लस एनुअल चार्ज। ये इंश्योरेंस का चार्ज है, ये साल में एक बार लगता है। सेमेस्टर का मतलब होता है 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, और ये लगता है एनुअली। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में लग गया, सेकंड सेमेस्टर में नहीं लगेगा, थर्ड सेमेस्टर में लगेगा, फिफ्थ सेमेस्टर में लगेगा, सेवंथ सेमेस्टर में लगेगा। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ सेमेस्टर में ये जो चार्ज है, एनुअल चार्ज, जो इंश्योरेंस का चार्ज है, वो तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, और बाकी सब ये लग ही जाएगा। कॉलेज का फी है, और ये है हॉस्टल एंड मेस चार्ज, तो ये दोनों तुम्हें लगेगा हर एक सेमेस्टर में। और इंश्योरेंस का चार्ज है एक सेमेस्टर बीट करके लगेगा, जैसे फर्स्ट में लगा, सेकंड में नहीं लगेगा, थर्ड में लगा, फोर्थ में नहीं लगेगा, फिफ्थ में लगा, सिक्स्थ में नहीं लगेगा, सेवंथ में लगा, एट्थ में नहीं लगेगा। ये चीज तो काम खत्म हो गया। ये चीज पता चल गया कि रिफंडेबल है, सिर्फ स्टार्टिंग में देना है। ये वन टाइम फी 6,000 है, वो भी हटा दो। तुम्हें हर एक सेमेस्टर ये फी देना पड़ेगा 1,06,500 एंड 22,500। सो ये तुम्हें देना पड़ेगा हर एक सेमेस्टर में। बस नीचे कुछ उसके बाद भी कुछ कंडीशन है। अगर तुम्हारा कैटेगरी SC, ST और PWD किसी में से एक आते हो, 1 लाख माइनस हो जाएगा, 1 लाख माइनस हो जाएगा, तो तुम्हारा जाके 6,500 के आसपास यहाँ से बचेगा। तो 6,500 या 22,500 तो बात करें तो 29,000 के आसपास लगेगा, ठीक है, अगर तुम SC, ST, PWD के अंदर आते हो तो। एक पॉइंट नंबर 1 था फुल रिमिशन ऑफ द फी मोस्ट इकोनॉमी। हाँ, अगर तुम्हारा फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख हो जाता है, इसके लिए तुम सर्टिफिकेट लाएंगे, तो फिर तुम्हारा फी यही लगेगा। SC, ST, PWD प्लस
लेस देन 1 लाख अगर फैमिली इनकम तुम प्रूफ कर देते हो तो। SC ST हो तो फिर तुम कितना रहे, 1 करोड़ की इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें फी इतना ही लगेगा। ST भी है तो कोई दिक्कत नहीं, PWD है तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर तुम किसी जनरल कैटेगरी से हो या फिर किसी और कैटेगरी से हो तो फिर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम्हारा फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, तो फिर तुम्हारे SC ST वाला फी लगेगा। अगर तुम्हारा फैमिली इनकम 1 लाख से लेके अगर 5 लाख के बीच में है, तुम्हें 1 लाख का कितना 2/3 रिमीशन कर दिया जाएगा। तो घुमा फिरा कितना, अगर यहाँ बात करें तो जितना भी है यार 66,000 के आसपास शायद आएगा। 66,000 तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा तो जाकर कितना लगेगा 33,000। तो 33,000 प्लस यहाँ अप्रॉक्स 22 यानी 50K पर सेमेस्टर लगेगा अगर तुम्हारा फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है। तो अगर फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो तुम्हारा टोटल फी लगेगा 29,000 पर सेमेस्टर। अप्रॉक्सीमेट में बात कर रहा हूँ, 1,000 प्लस माइनस हो सकता है। और बस 2 ही कैटेगरी है, और SC ST अगर PWD तो यही लग जाएगा, 1 लाख से कम का यही है। और फिर अगर 1 से 5 के बीच में है तो फिर ये लगेगा। अगर फैमिली इनकम 5+ है तो फिर कोई रिमिशन नहीं है भाई, ये दे दो। फिर जो थर्ड पॉइंट में अगर तुम फॉरेन स्टूडेंट हो तो 6 लाख पर एनम, कहानी खत्म। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि सेकंड जनरेशन IIT है तो उतना डेवलप नहीं है, बहुत सारी चीजें भी कंस्ट्रक्शन फेज में ही है, बट बेसिक फैसिलिटीज सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज बना हुआ है वो भी मॉडर्न तरीका से बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब लैन केबल के लिए एक वायर आया हुआ उसमें अपना, मतलब समझ रहे हो ना, वैसा चीज नहीं है। तो आराम से मॉडर्न तरीका से सब चीज, मतलब ये समझो यार कि नया चीज बना हुआ है, कहानी खत्म। तो उसका फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अगर हॉस्टल रूम में अगर बात करूं तो भाई सब ओल्ड IIT से तो जितने भी न्यू IIT हैं अच्छे ही होते हैं। बस वही है कि सेकंड जनरेशन IIT में तुम्हें मतलब बहुत सारी चीजें बनते हुए रहेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बात करो कि क्या क्या अवेलेबल है तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से अवेलेबल सारी चीज़ें मिल भी जाएगा, सारी चीज़ें मतलब स्टेशनरी या फिर नॉर्मल बेसिक चीज़ें। सर अब बात करते हैं हॉस्टल। हॉस्टल रूम कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो रहना तो हॉस्टल रूम में ही है। तो हॉस्टल 3 हॉस्टल है, BHR, MHR, SHR, GHR। इसका मतलब होता है सारे जितने भी हॉस्टल हैं सब नदी के नाम पर रखा हुआ है। तो ब्रह्मपुत्रा हॉल ऑफ रेसिडेंस, महानदी हॉल ऑफ रेसिडेंस, सुवर्णरेखा हॉल ऑफ रेसिडेंस, गंगा हॉल ऑफ रेसिडेंस। दिस इज द गर्ल्स हॉस्टल। बाकी सारे बॉयज हॉस्टल हैं, तो 3 बॉयज हॉस्टल 1 गर्ल्स हॉस्टल। ये BHR है, MHR है, दिस इज SHR एंड दिस इज GHR। IIT भुवनेश्वर में जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो भी तुम्हें ऑफिशियल सोर्सेज हैं उसमें SHR को गर्ल्स हॉस्टल बोला गया है, ठीक है। लेकिन रियल में भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, वहाँ बॉयज ही रहते हैं, मतलब गर्ल्स सिर्फ GHR में ही रहते हैं। तो 3 बॉयज हॉस्टल 1 गर्ल्स हॉस्टल है। हॉस्टल रूम में क्या क्या रहेंगे ये बात करते हैं। तो हॉस्टल के अंदर तुम्हें एक मेस मिल जाएगा, हर एक हॉस्टल के अंदर एक ग्राउंड फ्लोर पे मेस है। कैंटीन भी मिल जाएंगे, लेट नाइट कैंटीन एक सिर्फ MHR में ही है, महानदी हॉल ऑफ रेसिडेंस में, और जिम सारे हॉस्टल में मिल जाएंगे। हॉस्टल के अंदर जो हर एक फ्लोर पे क्या क्या मिलेगा, एक कॉमन रूम मिलेगा, 2 वाटर कूलर मिलेगा, 2 वॉशरूम मिलेगा, वॉशरूम अच्छे साइज का, दिक्कत नहीं है। वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगा एक। और फ्लोर के बाद अब आते हैं रूम में क्या क्या मिलेगा। सिंगल बच्चों के लिए सिंगल रूम है और मिंगल के लिए भी सिंगल ही रूम है। एक लैन पोर्ट मिल जाएगा, वाईफाई 24/7 रहेगा, एक टेबल, चेयर, कबोर्ड और बेसिक जो बेड वगैरह है वो सब मिल जाएगा। यहाँ एक हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में GHR में थोड़ा सा एक कंडीशन है कि फॉर गर्ल्स 10 PM से पहले हॉस्टल में रिपोर्ट कर देना है, क्योंकि अटेंडेंस लगता है गर्ल्स हॉस्टल में। सो अगर तुम 10 PM के बाद आते हो, अगर 10 PM के बाद अगर तुम पहुंचते हो GHR में तो फिर समस्या हो सकता है, तुम्हें रीजन वगैरह देने पड़ेंगे। अगर रीजन दे सकते हो फिर दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे फेस सोसाइटीज में क्या होता है कि अगर कुछ काम चल रहा है तो 12-1 बजे बच जाते हैं, तो सेकंड कंडीशन में रीजन दे दो, फिर चलता है, रीजन दे दो कि सर दिस एंड दैट। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में भाई तो IIT भुवनेश्वर चैंपियन, और से चैंपियन है तो है,
और चैंपियन अभी अगर नहीं भी है तो चैंपियन बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बनेगा। मतलब बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, हॉकी फील्ड है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट फील्ड है, वही बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बन ही गया। एथलेटिक्स ट्रैक है, फुटबॉल फील्ड है, स्क्वैश कोर्ट है, टेबल टेनिस है, क्या नहीं है। मतलब क्रिकेट फील्ड भाई, जो मतलब क्रिकेट फील्ड तो मुझे लगता है बहुत रियरेस्ट कॉलेज में होते हैं क्रिकेट फील्ड, वो भी है यहाँ। तो स्पोर्ट्स में मत बोलो तुम चैंपियन है। इनफैक्ट की को होस्ट ऑफ 54th इंटर IIT स्पोर्ट्स में स्टोरी लेटेस्ट वाला है, उसका को होस्ट था, जो कि अभी तक सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन IIT कोई IIT नहीं है जो इंटर स्पोर्ट्स IIT इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट को होस्ट किया हो। सो दिस इज द फर्स्ट सेकंड जनरेशन IIT who has hosted the इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट। IIT खड़गपुर के साथ को होस्ट था। अब बात करते हैं फेस्ट एंड सोसाइटीज कैसा है, तो आलमा फेस्ट कल्चरल फेस्ट है, और विजनर टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है, आसमेदा स्पोर्ट्स फेस्ट है, ई समिट एंटरप्रेन्योरशिप सेल है। फेस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट उससे क्या मतलब, फेस्ट नाम से क्या मतलब है, बट है सबसे मतलब टॉप पे आलमा फेस्टा ही आता है, सबसे फेमस भी ज्यादा ही आलमा फेस्टा है। उसके बाद विजनर है, उसके बाद ई समिट है, उसके बाद अश्वमेधा इसके लिए न्यू फेस्ट है, तो अभी डेवलपिंग है स्टेज में है। अगर बात करें सोसाइटीज, तो सोसाइटीज अगर तुम्हें डांस में इंटरेस्ट है तो डी गैंग नाम है। ये इस तरफ जो साइड में है, लेफ्ट साइड, इस सोसाइटीज का नाम है। ये बेसिकली क्या है सोसाइटीज में, तो डी गैंग डांस सोसाइटी का नाम है, RO म्यूजिक सोसाइटी का नाम है, द फोर्थ वाल ड्रामेटिक, सीनेवेव द मूवी मेकिंग सोसाइटी, क्लिक्स फोटोग्राफी सोसाइटी, पेनेसिया लिटरेरी सोसाइटी, सोल्स फॉर सोलस सोशल वेलफेयर सोसाइटी, कलाकृति फाइन आर्ट सोसाइटी, नक्षत्र एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी, रिस्क रोबोटिक सोसाइटी। तो बहुत सारे सोसाइटीज है जिसमें इंटरेस्ट है, जाओ यार। डांस में इंटरेस्ट है, डी गैंग में जाओ, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, RO में जाओ, और बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के चले गए RO में तो मतलब कोई भी गाने गा रहे, कोई भी बजा रहे, नहीं। मतलब जो भी भैया सीनियर मिलेंगे भाई, मतलब कुछ लेवल के होंगे, तो बहुत चीज़ें सीख सकते हो। मतलब अगर डांस में इंटरेस्ट है तो जाओ डांस सीखो, तो सब चैंपियन भैया मिलेंगे। अब बात करते हैं भाई प्लेसमेंट और प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। सो इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टीमेटली एम तो यही है ना, अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए। सो हाईएस्ट CTC लेटेस्ट गया था मतलब 2019-20 में 43.3 लाख पर एनम। भाई बहुत है यार, मतलब कहाँ रखेंगे यार इतना 43.3 लाख पर एनम। चलो कोई नहीं। एवरेज CTC था 15.8 लाख पर एनम। और जो कंपनी आई थी PSU HPCL IOCL ऑयल इंडिया लिमिटेड है पार्टिसिपेट इन द कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। MNC कंपनीज गोल्डमैन सैक, जी इंडिया, हनीवेल, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, R&D, एडोबी, मतलब जितने भी फेमस कंपनीज हैं जो IITs में आते हैं सारे आते हैं। और अगर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 97%, इलेक्ट्रिकल 100%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 97%, मैकेनिकल 80%, मिनरल्स एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 57%, सिविल 62%। सो गाइस अब बात करते हैं प्रोफेसर्स और सीनियर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर प्रोफेसर अच्छे मिल गए तब तो ये कहो नहीं, अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेसर सीनियर्स, सही है। अगर मतलब सीनियर्स बहुत हेल्प करेंगे, मतलब तुम सोच सकते हो ज्यादा, सम प्रोफेसर्स आर काइंड एंड हेल्पफुल एंड सम आर सुपर काइंड। सीनियर विल हेल्प यू मोर देन व्हाट यू थिंक, बट फॉर दैट यू नीड टू आस्क फॉर। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस मतलब 90% केसेस में ये चीज करना मुश्किल बात है, या तुम नहीं करोगे, तुम हेल्प मांगोगे नहीं सीनियर से। लेकिन बिलीव भी जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा हेल्प देने के लिए वो मतलब अंदर से क्या रहता है ना, एक्साइटेड रहते हैं हेल्प करने के लिए। और जब तुम देखो कि इतना सीनियर हेल्प कर रहे हो, फिर तुम भी जूनियर आएगा, तुम भी हेल्प करोगे, तो यार सीनियर बहुत हेल्प मिलेंगे। बट वही है फिर कि तुम्हें हेल्प के लिए जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि सर भैया आई नीड दिस टाइप ऑफ हेल्प। कुछ भी पूछना है भाई, कुछ भी पूछना है, तुम्हें हेल्प मांगना पड़ेगा, दैट्स इट। सो मांगने के लिए सीखना, और मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आर्ट है, मांगने के लिए सीखना चाहिए। ट्रू रैगिंग फ्री कैंपस, रैगिंग एकदम नहीं होता यार, पता नहीं इससे फायदा या घाटा है, बट फैक्ट इज दैट कि रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इसके अगेंस्ट IIT भुवनेश्वर।
तो सही है कि नहीं है तुम समझो, बट रैगिंग एकदम नहीं होगा। कोई सीनियर अगर तुम नहीं चाहते तो कोई सीनियर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो मुझे नहीं लगता यार अच्छा चीज़ है, बट फिर भी ठीक है। अब बात करते हैं अलुमनाई का, तो चूंकि सेकंड जनरेशन आईआईटी है तो मतलब ठीक है, अभी अलुमनाई डेवलप हो रहा है। अरविंद सांगा को फाउंडर ऑफ रैपिडो, नाम सुना ही होगा। अलेख्या के एक्स सीईओ ऑफ आईबी हर्ब्स, आकाशदीप को फाउंडर ऑफ शेरपल.in, कार्तिक श्रीवास्तव AIR 14 इन IES एग्जाम। सो गाइस अब बात करते हैं पर्सनल ओपिनियन मेरा क्या है इस कॉलेज के बारे में। तो यार चूंकि सेकंड जनरेशन आईआईटी है, सो यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, क्योंकि दूसरे आईआईटीज में जैसे ओल्डर आईआईटीज में खड़गपुर, कानपुर या फिर कोई भी बॉम्बे, दिल्ली जो भी हो, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर तुम्हें किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है जैसे कि इंटर आईआईटी में ही, तो कंपटीशन तगड़ा मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा कम रहेगा उससे, तो हो सकता है कि तुम्हें डेवलप करने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, जो तुम्हें चाहिए था कि तुम मतलब टॉपर को भी बीट कर दो, मतलब जो महारथी हैं उनको भी बीट कर दो। उसके लिए जो स्कोप चाहिए था, फील्ड चाहिए था, गाइडेंस चाहिए था, वो मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। तो तुम ऊपर आ जाओगे, तो ऊपर आओगे तो तुम्हें पॉलिश किया जाएगा। इफ यू आर श्योर दैट you will go UPSC preparation for something like that, then go for old IITs. अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे तो UPSC की प्रिपरेशन ही करना है, तो यार तुम ओल्डर IIT प्रेफर कर सकते हो। लेकिन तुम अगर श्योर नहीं हो तो फिर IIT भुवनेश्वर आ जाओ, और अच्छे ब्रांच मिल रहे हैं तो बढ़िया ही है, मतलब सही है, प्लेसमेंट वगैरह सही है यार। ओवरऑल यू वॉन्ट रिग्रेट चूजिंग IIT भुवनेश्वर। तो अगर एक शब्दों में पूरा IIT भुवनेश्वर के रिव्यू को मैं बताऊं, तो तुम IIT भुवनेश्वर आके पछताओगे नहीं, दैट्स द फैक्ट। लेकिन वही है, अगर UPSC प्रिपरेशन करना तो यार ओल्डर IIT चले जाओ, फिर कोई फायदा नहीं IIT भुवनेश्वर आने का। लेकिन अगर तुम्हें जॉब चाहिए, फिर प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो फिर ब्रांच से ध्यान देना पड़ता है, तो ब्रांच ध्यान देना पड़ता है। फिर ओल्डर IIT से मिलना मुश्किल हो जाता है, ओल्डर IIT से मिलना मुश्किल हो जाता है, IIT भुवनेश्वर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट, IIT भुवनेश्वर का ऑफिशियल वेबसाइट, कोरा16.com, भूमिका सेकंड ईयर अंडरग्रेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, धीरज भैया जनरल सेक्रेटरी ऑफ अलुमनाई अफेयर्स, रवि कुमार सेकंड ईयर UG फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। So thank you so much. Hope you like this video. And in case अगर तुम्हारे पास कुछ भी डाउट्स अभी बच गए कि अच्छा ये चीज कैसा है, वो चीज कैसा है, प्लीज feel free to ask in the comment section or on Instagram, email, anyway that you like. So thank you so much. अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर देना, और ज्यादा ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। So thank you so much. Bye.